हे व्हाट्सअप लेजेंड। सो इकोनॉमिक की टॉपिक की जो तीसरी वीडियो है और आज ये फाइनल वीडियो होगी। इसके बाद आपके इकोनॉमिक के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हमको बेहतर लगेगा लाइक इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप लोग बताइएगा कि इसके बाद किस चीज़ की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज जो बाकी बची हुई वीडियोस हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, पॉलिटी भी मैंने करवा ही दी है, लाइक सोशल इश्यूज़ या कल्चर, वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कमेंट करके बताइए कि इसके बाद कौन सी वीडियो आप लोग दिखना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स के, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, इसके बारे में टॉपिक है। न्यूज़ क्या है कि नीति आयोग ने नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट्स ने पब्लिश की है और उसमें बोला है कि वो ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा वो प्रपोज कर रहे हैं कि जैसे सीबीएसई होता है ना, इसी की तर्ज पर एक ये बोर्ड बनाएंगे, सेंट्रल बोर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए वो सीबीएसई की तर्ज पर ही एक और बोर्ड बनाना चाहते हैं। तो अगर वो इस तरह का बोर्ड बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये जो वोकेशनल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है, इसको बस बेसिक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कोई बाइक है और बाइक में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो आप कहाँ जाते हो? मैकेनिक के पास जाते हो और मैकेनिक आपकी प्रॉब्लम को देखता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री में एक पर्सन हो जिसने गाड़ी की रिस्पेक्ट में, मैकेनिक्स में कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लिए रखी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कुछ ना आती हो। तब उसको क्या करना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर कुछ दिनों तक पहले काम करेगा ताकि वो उस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को सीख ले। एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन तो उसके पास है लेकिन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ग्रेजुएशन करने के बाद गया, फिर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन सीखे, फिर और समय उसमें जाएगा। तो ये जो गैप है ना कि आपकी एकेडमिक्स जो आपने ली है, लेकिन आपके पास एकेडमिक्स तो है लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की लैक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही वोकेशनल एजुकेशन आई। तो वोकेशनल एजुकेशन इज़ नथिंग, वो क्या करती है कि आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी देने की, प्रैक्टिकल एजुकेशन देने की भी कोशिश करती है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इंडिया ऐसे सेक्टर में आप देखिए कि इंडिया में अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड का डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको लोकल लैंग्वेज में बोले तो इंडिया में यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब यूथ सबसे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका है? या तो ये बच्चे एजुकेटेड तो सब हैं लेकिन इनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है कि भाई उसको सीख ले ताकि वो चीज़ आगे बढ़े। तो वोकेशनल एजुकेशन इस जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की जो लैकिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। ये इंडिया में कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज़ादी के बाद से ही हम लोगों ने बहुत सारे इसके ऊपर स्टेप लिए। जैसे कि 1966 में कोठारी कमीशन गठित किया गया था जिसने कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में आई थी, उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई है, उसने भी वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे उसने पहला क्या है कि एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर गोइंग थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं जो 50% लर्नर है उनका एक्सपोजर होना चाहिए किस रिस्पेक्ट में? वोकेशनल एजुकेशन में। अब उसके लिए इन्होंने बहुत बोले कि अपना जो क्यूरिकुलम होना चाहिए, जो हमारा सिलेबस है, जो एजुकेशन पैटर्न है, जो पेडागॉगी है, उसको पूरे तरीके से हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन को भी हम इसमें इंकलकेट कर सकें। तो अगर लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करूं तो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में इंडिया में क्या है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। हम आज़ादी के बाद से वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोर्स कर रहे थे। इसके बारे में कोठारी कमीशन ने 1966 में अपनी रिकमेंडेशन में बहुत सारी बातें बोली थी। 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके बारे में बोला गया है और 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके ऊपर भी वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बात की गई है। वोकेशनल एजुकेशन है क्या, वो हमने बता दिया कि प्रैक्टिकल नॉलेज से सुसज्जित करना है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में यूथ बहुत हैं, अगर इस यूथ के ऊपर स्किल वाली इन्फॉर्मेशन को दिया गया
तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, लोगों को जॉब भी प्रोवाइड हो सकती है और कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। बिकॉज जब यूथ डेवलप होंगे, स्किल्ड होंगे, तो उनको जॉब मिलेगी, तो चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीटीपी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देश का बहुत ज़्यादा भला होगा एंड सो ऑन। मोर देन सफिशिएंट, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक फैक्ट और इसमें है जो नजर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिख रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगेन ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का मतलब क्या होता है देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कभी कभी आप किसी शॉप पे गए या किसी एक मैकेनिक के पास गए जो कि गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन एक जॉब ऑफर होती है बहुत अच्छी कंपनी में कि भैया किसी के पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है या कोई नॉलेज तो उसमें अप्लाई कर, तो बंदे ने वहाँ पे अप्लाई किया, नॉलेज तो उसके पास बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है और उस चीज़ के ऊपर है भी, लेकिन कंपनी ने बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है या कोई ऐसा तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, नहीं तो तुम अभी इस हमारे सामने तो बहुत अच्छा करो लेकिन कोई एक चीज़ आ जाए तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, या डिग्री है या नहीं है। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने जो नॉर्मल तरीके के जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं वहाँ से तो एजुकेशन नहीं लिए, क्लासरूम से तो अपनी एजुकेशन नहीं लिए, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उनको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए नई जॉब चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे लोग जिन्होंने क्लासरूम के बाहर से इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ली है लेकिन सर्टिफिकेट में लैक है, तो आरपीएल क्या काम करता है कि उनको सर्टिफिकेशन करता है। अब ये जो सर्टिफिकेशन का मेथड है ये कहाँ पे होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके अंदर अगर कोई भी पर्सन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की इन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी आरपीएल देने का रिकग्निशन आ जाता है। ठीक है, तो आरपीएल क्या है कि जो लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है मगर वो बहुत स्किल्ड है तो उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराना आरपीएल का काम है। किस स्कीम के अंतर्गत होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इसके बारे में बात की जाती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द मोस्ट एनर्जेटिक टॉपिक ऑफ यूपीएससी एग्रीकल्चर। 13 से 14 क्वेश्चन आए थे 2020 या 21 में, देख लीजिएगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है। क्या न्यूज़ में देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर लॉन्च प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, और जिसको वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम भी बोला जाता है, वन नेशन। अब क्या है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ये वाली स्कीम को लॉन्च किया है। अब इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है, खाली नाम दिखाना। इसका मेन पर्पस ये है कि जो मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर हो रही है वो एक ब्रांड नेम के तहत होनी चाहिए, जिस ब्रांड नेम का नाम है भारत, मतलब कि अब हर जगह भारत लिखा आपको मिलेगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अंडर द स्कीम ऑल सब्सिडाइज सॉइल न्यूट्रिएंट, कि इंडिया में जितने भी सॉइल न्यूट्रिएंट हैं जिनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उसके आगे, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डैप हो, डाई अमोनियम फास्फेट हो, या म्यूरेट ऑफ पोटेशियम हो, या एनपीके हो, या कुछ भी हो, सबके जब भी उनको बेचा जाएगा तो एक नाम उनके साथ अब जुड़ के आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे भारत। ठीक है, अभी कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको बताऊँ। ब्रांड नेम क्या है, भारत, और वो हर तरीके की सब फर्टिलाइजर पे लगेगा जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। अब क्या बोला कि बोला ये जा रहा है कि यूनिफॉर्म डिज़ाइन ऑफ बैग होंगे जो कि पूरी कंट्री में एक ही बैग के ऊपर चीज़ें चलेंगी, मतलब कि एक बैग, जैसे यूरिया का एक बैग आ रहा है जो बोरी आती है, वही सेम बोरी आपको यूरिया यूपी में भी मिलेगी, वही सेम बोरी आपको केरला में भी मिलेगी, यूनिफॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर यूरिया है तो क्या लिखा रहेगा, भारत यूरिया, अगर डायमोनियम फॉस्फेट है तो लिखा होगा भारत डैप, म्यूरेट ऑफ पोटैश है भारत मॉप, भारत एनपीके, ये सब चीज़ें इसमें लिखी होंगी। ठीक, अब ये सारी गाइडलाइन सबको दे दी गई हैं कि भैया ये सब चीज़ें तुम लोग करनी भारत नाम के अंतर्गत। ये जो रूल है ये किसके ऊपर लागू हो रहे हैं, सारी फर्टिलाइजर कंपनीज के ऊपर, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज़, फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज़, सबके ऊपर लागू हो रहे हैं। अब इससे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये आपकी बोरी आएगी, जैसे सपोज ये इतनी बड़ी आपकी फर्टिलाइजर की बोरी होती है, अब ये कोई सी भी हो सकती है, यूरिया भी हो सकती है, डैप भी हो सकती है, एमओपी भी हो सकती है, कुछ भी, तो इसमें जो 2/3 हिस्सा है उसमें टोटल भारत और प्लस लोगो, ये 2/3 से हो जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ 1/3 है उस पर मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांड
उसका नाम, उसका लोगो और उसकी और भी इंफॉर्मेशन 1/3 स्पेस में लिखी जाएगी। लेकिन 2/3 स्पेस में क्या लिखा जाएगा? प्रधानमंत्री भारतीय जेपी लोगो विल कवर 2/3, मतलब जो ब्रांड नेम है ये 2/3 से कवर होगा। बोरी पे बड़ा 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 वही दिखेगा। हमें तो डर लगा था कि मोदी जी का तफरीर ना आ जाए, मोदी जी बात है फिलहाल जोक सपाट, ठीक है। तो 2/3 पे भारत लोगो, साथ ही साथ जो 1/3 हिस्सा होगा उस पर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो है, इसका नाम, लोगो और भी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जाएंगी। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब क्या है इसमें ज़्यादा, वो है ये देखो भैया, ठीक है। अब देखो 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या है? इसका मतलब कि गवर्नमेंट है ये प्लान कर रही है कि 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप खोलेगी। कहाँ? अक्रॉस द कंट्री। 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप खोली जाएंगी अक्रॉस द कंट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसका मतलब क्या होगा कि कैटरिंग टू वाइड वैरायटी, मतलब कि जो फार्मर्स की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। मतलब कि एक ऐसा केंद्र है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा, बल्कि आप अगर वहाँ पे जाओ तो अलग अलग तरह की जो फार्मर्स की अलग अलग नीड है उसको फुलफिल किया जाएगा। अगर टेस्टिंग फैसिलिटी है, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आप यहीं पे जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें टेस्टिंग हो जाएगी, सीड की टेस्टिंग, फर्टिलाइज़र की टेस्टिंग, और लोगों में अवेयरनेस भी फैलेगी कि भैया गवर्नमेंट की ये वाली स्कीम आई है, तो वहाँ पर लोगो लगे होंगे, लोग मिलेंगे आपको, तो वो आपको डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी बता रहे होंगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। प्रीलिम्स में शायद ही पूछा जाए, लेकिन ये कि मेंस में आपको लिखने के काम आ सकता है। अब जो मेन मुद्दा है वो है फर्टिलाइज़र, इंडियाज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देखेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास से आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, इंडिया का जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है वो चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। पहला पॉइंट, फर्टिलाइज़र की प्रोड्यूसिंग में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि 8 कोर इंडस्ट्री जो होती हैं उसमें से एक आपका फर्टिलाइज़र भी है। अब 8 कोर इंडस्ट्री में कई हैं, जैसे कि स्टील, सीमेंट, कोल, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और एक चीज़ और जानने की कोशिश करिएगा कि इसमें वेटेज किसको ज़्यादा दिया गया है। 8 में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है और सबसे कम वेटेज किसको दिया गया है। अब वेटेज मत लिखिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि 8 कोर इंडस्ट्री जो हैं उनके नाम क्या हैं ज़रूर मेंशन करिए, और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेगमेंट को दिया गया है, सबसे कम वेटेज किस सेगमेंट को दिया गया है। इज इट क्लियर? और इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्री में से आपका एक फर्टिलाइज़र भी है। बेसिक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें कि 3 बेसिक टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र यूज्ड इन इंडिया। 3 इंपॉर्टेंट तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। पहला है यूरिया, दूसरा है डाई अमोनियम फास्फेट, और तीसरा है म्यूरेट ऑफ पोटाश। यूरिया में नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, डाई अमोनियम फास्फेट में फॉस्फेट का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, और पोटाश में पोटेशियम का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ यूज बोथ फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है अपनी 100% जो पोटाश की नीड है वो इम्पोर्ट करके मंगाता है। इट मीन्स कि जो पोटाश, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसके लिए जो पोटाश का इंपोर्ट होता है वो 100% बाहर से मंगाते हैं। इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सबको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी कर लेते हैं, लेकिन जो पोटाश की रिस्पेक्ट है उसको हम हमेशा बाहर से मंगा रहे होते हैं। अगेन, इनका रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत बनाया गया था। इसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे अब ये कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी क्या होती है, कैसे हम फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते हैं। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो फूड पे दी जाती है। फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी जाती है सब्सिडी। और दूसरे नंबर पे जो सब्सिडी आती है वो फर्टिलाइज़र की आती है, कई लाख करोड़ रुपए में फर्टिलाइज़र पे आती है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी आती है। चेक करिएगा, रिसेंट डेटा आपको कहाँ से चेक करना है? अपना इकोनॉमिक सर्वे या बजट से। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं उठाना है, नहीं तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम लोग को मत बोलिएगा। ऑलवेज ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेवेंट एंड द ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज। तो ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट। इसके ऊपर फोकस करिए, इसके ऊपर से ही अपना डेटा उठाइएगा। फूड सब्सिडी कितनी दी गई है, फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी दी गई, इसको देखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर फूड की तो बात होनी नहीं, फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में देखिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर जो इंडिया में है वो 2 तरीके का मेन है। एक है यूरिया आधारित पूरा डोमिनेट, और दूसरा है नॉन यूरिया।
ठीक है। जब यूरिया मतलब कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट नाइट्रोजन का होता है, जिसको हम लोग यूरिया के नाम से आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिया सब्सिडी। यूरिया सब्सिडी या यूरिया बेस्ड सब्सिडी बोला जाता है, सब्सिडी बोला जाता है। लेकिन जो नॉन यूरिया है, जैसे कि पोटाश और फास्फोरस, ये सब जो है इनको नॉन यूरिया में आता है, और इसके ऊपर सब्सिडी देने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, मैं दोनों ही स्कीम को थोड़ा थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इज दैट क्लियर? दोनों ही सब्सिडी किस तरीके से काम करती है इसको मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की। पहला फैक्ट, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। थोड़ा सा पेन बदल लूं, ठीक है। पहला फैक्ट हो जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके प्राइस डी कंट्रोल्ड है, मतलब कि इसके प्राइस डी कंट्रोल्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी अभी यूरिया बेस्ड सब्सिडी पड़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पूरी 100% स्टेक होल्डिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके अंदर प्राइस का मैनिपुलेशन कैसे होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो डी कंट्रोल है, मतलब कि वो मार्केट इसके प्राइस को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकती है। अब मार्केट में क्या बोला जाता है कि जो आप एक रीजनेबल प्राइस डिसाइड करिए इसका, और इसी प्राइस के ऊपर हम कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो जो मार्केट होती है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस को डिसाइड कर रही होती है और उसी के बाद सब्सिडी मिलती है। और बोला ये जाता है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में जितना आप खर्चा करोगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो पर केजी के हिसाब से होती है, पर केजी के हिसाब से होती है और ईच न्यूट्रिएंट। इट मीन्स कि मान लीजिए कि एक हमने कोई भी सब्सिडी दी है, अब हमने कोई भी मान लीजिए कि डाई अमोनियम फास्फेट है। अब इसी तरह मान लीजिए कोई एनपीके का प्रोसेस है, तो अगर हमने एन की सपोज है 40% मात्रा इसकी थी, पी की 20 थी, इसकी के की भी 20 थी, तो 40% के हिसाब से पर केजी के हिसाब से उसको दिया जाएगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी और सबकी डिफाइंड होगी कि एन पर 1 केजी पे कितनी सब्सिडी दी जा रही है। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि एन के ऊपर जो 1 केजी पे हम 10 रुपये सब्सिडी देंगे, पी के ऊपर मान लीजिए कि 8 रुपये देंगे और के ऊपर 6 रुपये सब्सिडी देंगे। ये रूल बना दिया। अब किसी ने 10 केजी की सब्सिडी ली है, 10 केजी की ली है। अब 10 केजी ली है, अब ये पता चला एनपीके फर्टिलाइज़र है और इसके अंतर्गत 4 केजी जो है वो आपका एन है, पी जो है वो 3 केजी है और के जो है वो 3 केजी है। तो 4 केजी के हिसाब से उसको कितना मिल जाएगा? 40 रुपये इसकी सब्सिडी मिल जाएगा और 8 × 24 इसको मिल जाएगा और 6 × 18 इतना मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये वाली जो 40 और 24 ये हो गया 64, 64 और 10 74 और 8 82। इट मीन्स कि 82 रुपये की सब्सिडी आपको कौन दे देगी? गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन इसका एमआरपी कितना होगा वो मार्केट ने डिसाइड किया हो। एमआरपी जितना भी मार्केट ने डिसाइड किया। अब हो सकता है मार्केट की कॉस्ट 150 रुपये हो, मान लो कि 10 केजी सब्सिडी की कॉस्ट कितनी है? 150 रुपये, तो उसमें से 82 रुपये सरकार देगी और बाकी का अमाउंट कौन देगा? वो आप पब्लिश कर रहे होगे। इज दैट क्लियर? और अगर इसमें बोरान और ये जो सल्फर कुछ और भी मिल गए तो इसके लिए अलग से सब्सिडी मिल रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पर केजी के आधार पर इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होती है। बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं यूरिया बेस्ड सब्सिडी की। यूरिया बेस्ड, अब यूरिया बेस्ड सब्सिडी भी सेंट्रल सेक्टर ही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सेंट्रल सेक्टर है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये अभी कंट्रोल्ड है, मतलब कि इंडिया में मात्र 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ध्यान रखते हैं। तो मतलब कि 100% कंट्रोल किसका है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का और आता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस है कि जो सब्सिडी है इसका मेन पर्पस है कि जो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाने वाले फर्टिलाइज़र हैं उसमें नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसको बहुत बैलेंस फॉर्म में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इस यूरिया बेस्ड सब्सिडी की वजह से थोड़ी सी एक इशू भी है कि कहीं ना कहीं जो सॉइल की क्वालिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। पहला पॉइंट, इसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आपकी यूरिया होती है इसको अलग अलग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप क्रॉपिंग में तो हम यूज़ करते ही करते हैं,
क्रॉपिंग में तो यूज़ करते ही करते हैं, इसी तरीके से कैटल के फीड सप्लीमेंट में भी होता है। कैटल का जो फीड होता है ना, जो चारा वो खाती है, उसके सप्लीमेंट में भी इसका यूज़ किया था। साथ ही साथ आपके प्लास्टिक में भी इसका यूज़ हो रहा होता है। प्लास्टिक में भी इसका यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चालू की थी, नीम कोटेड यूरिया इसके ऊपर चालू की थी। कहने का मतलब ये है कि जो सब्सिडी होती है वो यूरिया बेस्ड होती है और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। यूरिया बेस्ड वाली अभी सेंट्रली कंट्रोल्ड है और दोनों ही स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो रही होती है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें एमआरपी का मैकेनिज्म नहीं आता। इसमें किस चीज़ के ऊपर दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, वो एक चीज़ का डिफरेंस लिया आता है कि डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एट फार्म गेट माइनस नेट मार्केट रियलाइजेशन बाय यूरिया यूनिट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका डिफरेंस जितना भी आएगा वो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, केजी बेस पे दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि फार्म गेट तक पहुँचाने में जितनी भी डिलीवर्ड कॉस्ट आई है उसमें से कितना कर दो, नेट मार्केट रियलाइजेशन बाय यूरिया यूनिट के द्वारा कितना रियल में मार्केट रियलाइजेशन हुआ है उसका माइनस करोगे तो इतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है। और अब मैटर ये आ रहा है कि इसकी जो सब्सिडी होती है कैसे पहुंचाई जाती है, तो इसमें बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें एक पोर्टल होता है ई उर्वरक पोर्टल होता है। वहाँ पर जैसे सपोज कोई एक पर्सन है, वो किसी एक आउटलेट पे गया, उसने कहा कि भैया मुझे 100 यूनिट फर्टिलाइज़र, मैं 100 यूनिट यूरिया चाहिए। तो जैसे ही ये 100 यूनिट यूरिया इस शॉप वाले से लेगा, वैसे ही क्या होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाएगी, ई उर्वरक पोर्टल पे पहुँचेगी। ई उर्वरक पोर्टल पे जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही सरकार की तरफ से वो पैसा यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा दिया जाएगा उसके अकाउंट में। तो ई उर्वरक पोर्टल पे ये अपडेशन होने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बात ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चर करने पर आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है, बल्कि एक्चुअल सेल पर आपको सब्सिडी मिल रही है। मान लो आपने 1000 मैन्युफैक्चर करके अपने यहाँ रख ली, तो आपको उस समय सब्सिडी नहीं मिलेगी। कब सब्सिडी मिलेगी, जब ये सारी बिक जाएंगी। मान लो 100 बिकी तो 100 के ऊपर जो सब्सिडी होगी वो मिल जाएगी, 200 बिकी 200 के ऊपर जो सब्सिडी होगी वो मिल जाएगी। इस तरह करते करते सब पे सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं बल्कि सेल पे मिलती है। और ये कैसे पता चलेगा कि इतनी बिकी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ई उर्वरक पोर्टल पर डालनी पड़ती है। इज दैट क्लियर, मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बना हुआ है इससे पहले एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में। अपेडा एक संस्था है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने क्या बोला है कि इंडिया ने रिकॉर्ड हाई टच किया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। अब हो गया क्या है कि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर हो गया फार्म प्रोडक्ट्स में। अच्छी बात है कि जो फार्म से उगने वाली चीज़ें हैं उसके अंतर्गत हम नेट एक्सपोर्टर हो गए। किसने बताया, अपेडा ने बताया। आपका होमवर्क क्या है, अपेडा के बारे में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए अपेडा के बारे में, और एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अबाउट अस, उसमें जाके शुरुआत की 3-4 लाइनें पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें मिली थी कि अपेडा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये काम क्या करता है, कब इस्टेब्लिश किया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अबाउट अस सेक्शन में आप पढ़ सकते हो। कब जाओगे, जब अपेडा की वेबसाइट पर आप जाओगे। ये आपका होमवर्क है। इसी अपेडा ने क्या बताया है कि इंडिया जो है वो अब नेट एक्सपोर्टर हो गया, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें से एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करने लगे हैं, तो नेट एक्सपोर्टर हो गए। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे मेजॉरिटी का स्टेक आता है राइस का, दूसरे नंबर पे आता है शुगर का, और तीसरे नंबर पे आता है स्पाइसेस का। ठीक है, तो अगर हम शुगर और राइस को मिला देंगे तो 2 सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी हो रही होती है। ठीक, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा हम एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करते कहाँ हैं। हम करते हैं सबसे पहले यूएसए को, उसके बाद बांग्लादेश को, फिर चाइना को कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। एक होमवर्क और भी देख सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर का इम्पोर्ट कहाँ से सबसे ज़्यादा करते हैं और किन कमोडिटी में करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ही यहाँ पे होमवर्क करना है, चूँकि पिछले साल ये क्वेश्चन बना है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट में जैसे राइस को एक्सपोर्ट करते हैं तो राइस की क्या कैटेगरी है,
किस तरह का राइस है, नॉर्मल राइस है, बासमती राइस है, किस तरह के राइस को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में आर्टिकल देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि इंडिया अब एक नेट एक्सपोर्टर हो गया एग्रीकल्चर प्रोसेस में, और उसमें से सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, यूएसए में करते हैं, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश पे करते हैं, तीसरे नंबर पे चाइना पे कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा हम राइस के बाद शुगर के बाद स्पाइसेस, और स्पाइसेस के बाद बफेलो मीट। ये क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। 20वीं लाइफ स्टॉक जो सेंसस हुई उसने भाई, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिलीज़ की है, उसके ऊपर हुआ क्या है कि भाई ब्रीड वाइज रिपोर्ट की जा रही है और डिजिटली सब कुछ किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे, एक दो वर्ड है कि हाईलाइट ऑफ रिपोर्ट क्या है कि एक्जॉटिक एंड क्रॉसब्रीड एनिमल कंट्रीब्यूट नियरली 26.5% ऑफ द टोटल कैटल पॉपुलेशन, वेयर 73.5 आर इंडिजिनस। देखो अब क्या होता है, एक वर्ड होता है एक्जॉटिक, एक वर्ड होता है इंडिजिनस, कि ऐसे चीज़ें जो कि इंडियन ही ब्रीड है उसको इंडिजिनस ब्रीड बोल रहे हैं, और जिसकी ऐसी कैटल या ऐसे जानवर जिनकी ब्रीड इंडियन ओरिजिन की नहीं है बल्कि कहीं बाहर की है, उसको हम लोग एक्जॉटिक स्पीशीज़ बोल रहे होते हैं। और इंडिया में एक्जॉटिक स्पीशीज़ का परसेंटेज कितना है, 26.5, और इंडिजिनस 73.5 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया में जो एक्जॉटिक ब्रीड है वो 1/4 से बहुत ज़्यादा है या 1/4 से ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हो हाँ 1/4 कितना होगा, 25%, और ये है कितना 26.5, तो 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, या तो आधा हो गया या तो 3/4 हो गया, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है 1/4 उससे। अभी अभी क्या है जो आपके लिए जाना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं करनी। यहाँ पर आपको जाना चाहिए 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, 20वां लाइफ स्टॉक सेंसस है। तो इससे पहला वाला कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1990 से लाइव स्टॉक सेंसस किया जाता है, और हर 5 साल के बाद इसको सेंसस किया जाता है। अभी जब 20वां लाइफ सेंसस हो रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कैटल की पॉपुलेशन में ग्रोथ देखी गई वो वेस्ट बंगाल में देखी गई, और जो सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट देखा गया है वो यूपी में देखा गया। देख लीजिएगा एक बार इस फैक्ट को कि सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट क्या यूपी में हुआ है, इसको क्रॉस चेक करके बताइए क्या है ये। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे पाई गई, वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट कहाँ पर हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या वो यूपी है या कोई दूसरा राज्य है। बस इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है जे फॉर्म। अब जे फॉर्म क्या होता है, इसको ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक किसान है और किसान ने अपनी फसल काटी, फसल काटने के बाद कहाँ लेके गया, मंडी गया, या आढ़त जिसको कभी कभी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। और आढ़त ले आने के बाद उसने अपना स्टॉक बेचा, और स्टॉक बेचने के बाद मनी लेके गो बैक टू होम, वापस आ गया। अब जितना सामान उसने बेचा है, जो भी चीज़ थी, कितना कुंटल था, क्या प्राइस लगा, किसने दिया क्या, तो उसके लिए जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जैसे लोकल आढ़तिया जिसको बोलते हैं, आढ़तिया, वो क्या करते थे, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो एक पेपर पे कैजुअली लिख के दे देते थे, और ये पेपर किसी काम का भी नहीं, क्योंकि इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, अभी रिसेंटली वो देश की पहली स्टेट बनी है जिसने जे फॉर्म को लागू किया है। अभी क्या होगा, जे फॉर्म का मतलब क्या है कि जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, कि आपने कितना फूड ग्रेन बेचा है, क्या हुआ है, किससे बेचा है, कितने का बेचा है, कब तक के लिए बेचा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सेगमेंट पर हो जाएंगी, और ये एक तरीके से रिकॉग्निशन वाला रिकॉर्ड होगा। मतलब कि अगर आप जाके बैंक में ये दिखाएं कि भैया ये देखो मेरी इस खेत में हमने इस ईयर में हमने इतनी खेती की थी और इसमें से इतना अनाज उगा और हमने इतना बेचा बाचा था, तो उसको बैंक रिकॉग्नाइज करेगी और उसके ऊपर हो सकता है तो आपको लोन भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो वो जो ऑनलाइन सेगमेंट है जहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अड़हतियों से लेके अब ऑनलाइन सेगमेंट पर आ गई है, उसको फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जे फॉर्म बोल रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप इस इन्फॉर्मेशन में पढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टराइजेशन का मतलब है कि जैसे कोई एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जैसे भारतीय इकोनॉमी है, तो उसमें ट्रैक्टर जो होते हैं जिससे मल्टीपल वर्क किए जाते हैं, उन ट्रैक्टर का रेशियो कितना है। तो अगर वो रेशियो बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसको ट्रैक्टराइजेशन के नाम से जान लिया जाता है। हो क्या रहा है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर में जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं
मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर ग्लोबली देखें तो 7% टोटल वर्ल्ड ग्लोबल का मैकेनाइजेशन इंडिया में हुआ है, और जो इंडिया का 7% है उसका लगभग 80% हिस्सा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में खाली पता है क्या, ट्रैक्टर का है। इट मीन्स कि इंडिया में मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, ट्रैक्टर पाया जाता है, कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे हैप्पी सीडर मशीन, ये सब चीज़ें भी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका इन्रोलमेंट नहीं है, नाम मात्र का है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है, ट्रैक्टर का। इसी वजह से ट्रैक्टराइजेशन आ रहा है वर्ड का नाम। अब हो क्या रहा है, ठीक है वर्ड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं, इस पर फोकस क्या रहा है कि सिर्फ ट्रैक्टर के ऊपर ही फोकस ना करें, हम इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। ट्रैक्टराइजेशन ना हो, मतलब कि डिफरेंट तरह का ट्राइजेशन हो, दूसरे तरह के हैप्पी सीडर मशीन को भी इंक्लूड किया जाए, और इसी तरीके से और ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं नई नई इन्वेंशन एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में हो रही हैं, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को। तो ये छोटा सा आर्टिकल था। एक वर्ड बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हमें अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को अगर इंक्रीज करना है तो हमें साइंटिफिक फार्मिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस। मतलब कि पहले हम हल से खेतों को जोतते थे, अब उसकी जगह पर हमें जाहिर सी बात है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर में लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। तो जब हम लोग उस लकड़ी के हल को रिप्लेस करके, जो कि कन्वेंशनल स्टेप था, उसको बदल कर हम लोग मैकेनाइजेशन पे आते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, ताकि हमारे खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसको हम लोग बोलते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बोला जाता है। बेसिक, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम कुछ नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एक इनिशिएटिव है, जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डिजिटल ग्रीन एंटरप्राइज के साथ। इसका मतलब क्या है कि एक हम लोग नेशनल लेवल पर डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिसर्च लैब में की जा रही है ना, जो लैब में रिसर्च की गई, उसकी इंफॉर्मेशन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जो कि फील्ड तक अवेलेबल हो। जैसे कि हम कोई भी एक इंस्टीट्यूट है जिसने कोई एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड कोई रिसर्च की, तो वो जो रिसर्च की इंफॉर्मेशन है वो एक ऐसे जगह पे अवेलेबल हो जहाँ पर एक्सेस करने के लिए जो फील्ड में जो फार्मर्स होते हैं वो भी उस तक ईजीएस्ट वे में अवेलेबल हो सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से जो रिसर्च लैब होती है और फार्मर फील्ड्स के बीच में गैप को थोड़ा शॉर्टन किया जा रहा है। अब आज रिसर्च हुई है और 2 साल बाद अगर फार्मर्स तक पहुंचे तो क्या फ़ायदा है। आज रिसर्च हुई है, विद इन 1 and 2 वीक ये पहुंच जाए, कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम को लागू करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट स्मार्ट वैराइटीज़ ऑफ वीट। ये क्या चीज़ है कि जो आपकी एक संस्था है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके बारे में इसकी वेबसाइट पे जाके, ये आपका होमवर्क, इसकी वेबसाइट पे जाइए, अबाउट अस खोलिए और इसके बारे में पढ़िए, ये ज़रूरी है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसने 3 नई क्लाइमेट स्मार्ट वैराइटीज़ ऑफ वीट को डेवलप किया है। 3 वैरायटी कौन सी हैं, नाम याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, सबके अच्छे अच्छे फ़ायदे होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो नई वैराइटीज़ को डेवलप किया जाता है उसमें कुछ कॉमन ख़ास बातें होती हैं, जनरली, हमेशा नहीं। उनकी क्या होती है कि उनकी, जाहिर सी बात है, हमने किसी को थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड करके अगर कुछ हमने बनाया है तो जाहिर सी बात है इस वजह से बनाया है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, साथ ही साथ उसकी जो पूरी मतलब कि ख़राब बातें थी वो ख़त्म हो सके। जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से उसकी यील्ड पोटेंशियल बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है जो नॉर्मल पेड़ होते हैं, जैसे कोई गेहूं का पेड़ है या गेहूं का पौधा लगा है या धान का लगा हुआ है, तो उसकी अगर हाइट नॉर्मल है, अगर हाइट उसकी इतनी है, तो वो जो अब बनाए जाएंगे वो उसकी हाइट छोटी होगी लेकिन उसकी प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होगी। तो हाइट जब ज़्यादा होती है और किसी भी पौधे की हाइट जब कम होती है तो फ़ायदा क्या है, कम होने से एक फ़ायदा होता है लॉजिंग का। लॉजिंग एक वर्ड यूज़ होता है, लॉजिंग का मतलब क्या होता है कि खेत में जब पूरी फसल लगी हुई है और किसी वजह से वो स्टेम से नीचे झुक जाए तो उसको लॉजिंग बोल रहे होते हैं। तो जो छोटा पेड़ होगा तो कितना स्टेम से झुकेगा, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पेड़ इतना बड़ा था, अब वो इतना हाइट का था, तो लॉजिंग होने के बाद वो पेड़ अब यूँ हो गया। कभी आपने शायद खेत को देखा हो, ऐसे हो जाता है, तो इससे फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब क्या होगा, छोटा पेड़ है, अब छोटा पेड़ इतना ही है तो कितना झुकेगा, बहुत इतना,
तो ये जो झुक जाते हैं जिसकी वजह से इसकी फसल खराब होती है, उस प्रोसेस को हम लोग लॉजिंग बोलते हैं। तो ये एंटी लॉजिंग होते हैं जो इस तरह की वैरायटी बनाई गई है। क्या याद रखना है इस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें क्या करनी है, IARI के बारे में पता करना है और लॉजिंग के बारे में मैंने बता दिया। बाकी अगर कभी कुछ जब आप लोग टेस्ट लगा रहे होंगे तो कुछ उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड आ रहे होंगे, जैसे मैंने अभी लॉजिंग बताया, ठीक है, लॉजिंग होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है, और भी इसी तरीके से कुछ वर्ड आएंगे तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल टेक्सटाइल। सबसे पहले तो टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 2 गाइडलाइंस और इशू की है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है और दूसरा कि एग्जैक्टली टेक्निकल टेक्सटाइल होती क्या है। पहले मिशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्सटाइल होती क्या है टेक्निकल वाले, उसको देख लेंगे। मिशन क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस क्या है कि हमें ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्निकल टेक्सटाइल में। इसका टारगेट क्या है कि हमें 2024 तक 40 से 50 बिलियन डॉलर की टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट को लेके जाना है, और इसमें एनुअल ग्रोथ 15 से 20% होना चाहिए। मतलब कि हर साल 15 से 20% की ग्रोथ करेंगे और अपने टेक्निकल टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री को लेके कहाँ जाएंगे, 40 से 50 बिलियन US डॉलर तक 2024 तक। ओके, अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, एक नॉर्मल टेक्सटाइल होता है जो हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ टेक्सटाइल ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पस पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे अब नैपकिन आते हैं, आप किसी होटल पे गए हो तो आप होटल पे खाना खाते हो तो आपको प्लेट में एक वाइट कलर का चीज़ बन कर देती है, वो हो गया। इसी तरीके से डाइपर्स हो गए, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लगभग 12 तरह की कैटेगरी देखिए यहाँ पे डिफाइन की गई टेक्निकल टेक्सटाइल की, कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ किए जाने वाले जैसे मास्क हो गया, डाइपर्स, सैनिटरी नैपकिन्स, ये सब, और मोबाइल टेक जैसे एयर बैग्स हो गए, हेलमेट्स, नायलॉन टॉर्कॉर्ड्स, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसी तरीके से ओक ट्री की रिसाइकलिंग वेस्ट, डिस्पोजेबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, फायर रिटार्डेंट अपैरल्स, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, स्पोर्ट टेक हो गया। तो 12 तरह के डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। और टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल हम लोग के कपड़े पहनने के बियॉन्ड हो। अब जैसे देखिए हेलमेट, ठीक है, हर में हेलमेट थोड़ी ना पहनता, लेकिन हम जो उस हेलमेट को यूज़ करेंगे उसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे ताकि वो थोड़ा मॉनिटरी कैपेबल में ज़्यादा अच्छा कन्वर्ट हो। एक डेफिनेशन इन्होंने भी दी है, इसको भी देख लेते हैं कि टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्राइमरली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, कि इनको ऐसे ही किया जा रहा है ताकि ये फंक्शनल परफॉर्मेंस और टेक्निकल परफॉर्मेंस को फंक्शन कर सके रादर देन द एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक। कपड़े अभी क्या होता है, डिज़ाइन पहनते हैं आप लोग कि भैया दिखाने के लिए पहनते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अब जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव होते हैं उसमें, अब डाइपर्स का यूज़ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मोबाइल हेलमेट है तो मोबाइल हेलमेट को आप दिखाने बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करो। टेक्निकल पर्पस पे जिस चीज़ों का यूज़ किया जाता था अब उसको हम लोग टेक्सटाइल की मदद से करेंगे। कुछ खास बात, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट मार्केट इसमें है। इंडिया का जो शेयर है वो 20 बिलियन डॉलर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का शेयर कितना है, 250 बिलियन डॉलर है, और इसमें 8% की एनुअल ग्रोथ रेट है। कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इंडिया 5वें नंबर का लार्जेस्ट है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है कि टेक्निकली जो परफॉर्मेंस वाली चीज़ होती है उसमें हम लोग टेक्सटाइल का यूज़ करके चीज़ों को बनाएंगे, वो टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। इनलैंड वाटरवेज, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट अनवील्ड किया है ईस्टर्न इंडिया के लिए। अब क्या है, इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इनलैंड वाटरवेज क्या है, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज है क्या, और इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जैसे जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या होता है, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रोजेक्ट क्या है, कितने हैं इंडिया में, इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, बस देश में जो आपका क्या नाम है, नहरें हैं, झील हैं, तो अगर इनको हम लोग इस तरीके से तैयार करें कि इसमें जहाज़ों को भेजकर ट्रांसपोर्ट किया जाए। जैसे अगर आपको सामान क्या नाम है, वाराणसी से हल्दिया तक पहुंचाना है तो आप या तो रोड के तहत पहुंचाओगे या तो रेल के तहत पहुंचाओगे। तो रोड और रेल के तहत जो पहुंचाया जाता है वो इको फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होता। लेकिन अगर इसको हम लोग वाटरवेज के ज़रिए से पहुंचाएंगे तो ये इको फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी है और बिना हैजल के पहुंच जाएगा।
क्यों? बिकॉज वाटरवेज में इतना जाम तो होता नहीं, जब जाम नहीं होगा तो ज़्यादा पेट्रोल कंजम्पशन नहीं होगा, पेट्रोल कंजम्पशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में भी असर पड़ेगा, हमारा तेल भी कम खर्चा होगा। इसकी एक एनालिसिस आपके यहाँ पे देखिए दी हुई भी है, इसको आप देख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ बस वही लिखा हुआ है कि ग्रीनर और चीपर है कि 1 लीटर ऑफ फ्यूल जो है वो 24 टन बाय रोड पहुंच सकता है, लेकिन अगर आप रेल से पहुंचाओगे तो 85 टन पहुंच सकता है, लेकिन अगर वाटरवेज से पहुंचाओगे तो 105 टन पहुंच सकता है 1 लीटर फ्यूल में। 24 टन बाय रोड, 85 टन बाय आपका क्या नाम है रेलवेज, एंड 105 टन बाय वाटरवेज। ओके, तो ये आप चीज़ें देख सकते हो। अब ये तो हो गया इनलैंड वाटरवेज के बारे में। इनलैंड वाटरवेज के लिए चूंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उससे इक्विप्ड हैं, क्या नाम है, नहरों से, तो नहरें हो गई, झील हो गई, तो अब उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल वाटरवेज एक्ट के तहत लगभग 111 नेशनल वाटरवेज को प्रपोज्ड भी किया हुआ है। ठीक है, 111 नेशनल वाटरवेज को प्रपोज भी किया हुआ है। यहाँ पे 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो आप देख लो। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। किसके द्वारा इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक के जरिए से इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि वाराणसी से हल्दिया तक नेशनल वाटरवेज जो 1 है उसमें फॉर नेविगेशन लार्ज वेसल जो कि 1500 से 2000 टन को लेके आते हैं, उसके नेविगेशन को थोड़ा ईज करने के लिए किया गया है। बाकी IWAI जो है ये 1986 में एग्जिस्टेंस में आई थी ताकि हम लोग इनलैंड वाटरवेज की शिपिंग और नेविगेशन को अच्छा कर सकें, है ना। और इंडिया में 3 मेन मल्टी मॉडल टर्मिनल चलाया जा रहा है, जिसमें से एक हल्दिया एक है जो कि नेशनल वाटरवे 1 का पार्ट है। 3 है, पहला कौन सा है? हल्दिया, दूसरा कौन सा है? साहिबगंज, और तीसरा है आपका वाराणसी। मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है कि एक ऐसा टर्मिनल जहां पर एक्टिविटी जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो एक मोड से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा मोड पर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल टर्मिनल बोल रहे होते हैं। बाकी एक फैक्ट इसमें ये भी बहुत अच्छा है, ये वाला फिगर आप देख लीजिएगा कि नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पाया जाता है, नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर है, नेशनल वाटरवे आपका 3 कहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, 5 कहाँ पर है, 6 कहाँ पर है। एक फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लीजिएगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कितने वर्किंग में आ गए, इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पा सकते हो। एक दो फैक्ट और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि वर्ल्ड में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया में मात्र 0.5% यूज़ होता है, लेकिन चाइना में कितना? 8.7%, और नीदरलैंड में तो ये 42% है। मतलब कि नीदरलैंड की जो 42% जो फ्रीट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सामानों का आवागमन हो रहा है, वो 42% आपका वाटरवेज से हो रहा है। और एक बहुत अच्छा फैक्ट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है रोड से लगभग 65%। दूसरे नंबर पे आती है रेलवे, जिसका इज इक्वल टू है लगभग 27%, और आपका इनलैंड वाटरवे कितना है? मात्र 0.5%। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क भी कर रही है और होप है कि चीज़ें भी आगे कहीं ना कहीं बढ़ रही होंगी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखना है। इस टॉपिक में क्या आपको ध्यान में रखना था? बस पहला क्या था कि इनलैंड वाटरवेज होते क्या हैं, इनलैंड वाटरवेज के से रिलेटेड स्कीम कौन सी थी, और इसके पोटेंशियल क्या है, और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो हम लोगों ने इसमें देख लिए, पढ़ लेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज सेक्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, इस टॉपिक में अगर आप इसके आधार से जाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस आधार पे ना जाऊँ, बल्कि अपनी लैंग्वेज में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करिए। इस वर्ड को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अलग रखिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रखिए। अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे रोड, यहाँ पे पब्लिक का मतलब रोड, रेलवेज, है ना, ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा? फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको आप अब इनको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। अब जैसे देखिए, बताया जाता है, ऐसा फैक्ट था कि जब यहाँ से अंग्रेज़ गए तो लगभग 50,000 किलोमीटर की रेलवे बना के गए थे, और अभी टोटल कितनी रेलवे हुई है? शायद
60 से 65,000, देख लीजिएगा, 60 से 65,000 किलोमीटर की रेलवे भी है। इसका मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा डेवलपमेंट उस पर नहीं किया। उसी तरीके से अभी भी नेशनल हाईवे को देखो, अगर टोटल रोड का मात्र अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2 पॉइंट समथिंग % है, इतना % है, ज़्यादा उसमें भी ग्रोथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, साथ ही साथ इनका रखरखाव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसका मतलब क्या हम इसको ना बनाएं? नहीं, इसको भी बनाएं, लेकिन हमें कुछ और चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी के साथ साथ कुछ और भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं लोगों को मदद करने के, लोगों की मदद फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। इसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं। जैसे सबसे पहले आप आधार को मानो। आधार का मेन पर्पस क्या है? करेक्ट बेनिफिशियरी को पहचानना, हाँ, और रेसिडेंट कौन उनकी जान करना। यूपीआई का पर्पस क्या है? पैसे का ट्रांसफर इजीएस्ट वे में कर देना। कोविन का पर्पस क्या है? कि भैया किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है वैक्सीन के लिए, उसके बारे में बताना। ठीक है। डिजी लॉकर का पर्पस क्या है? आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप हर जगह सीवी मत लेके जाओ, डिजी लॉकर में सेव कर लो, जहाँ भी जाओ डिजी लॉकर का पासवर्ड खोलो, दिखा दो कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है। ये सब क्या है? ये सब है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इनका मेन पर्पस क्या होता है कि इनकी वजह से लोगों को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अब जैसे आधार है, आधार की वजह से हम लोग क्या पॉसिबल कर पा रहे हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम कर पा रहे हैं ना। पहले क्या होता था कि भारत के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि 16 आने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते थे तो लोगों के पास 4 आने बचते थे, ऐसा कुछ बोला था। क्यों बचते थे? बिकॉज बीच में इंटरमीडियरीज थे। इंटरमीडियरीज की प्रॉब्लम क्या थी कि बीच में ये पैसा इनके पास आता था, फिर इनके पास आता था, फिर उसके बाद कस्टमर तक पहुंचता था। अब इंटरमीडियरीज को किसने खत्म किया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस वजह से सॉल्व हो पाई? आधार की वजह से। आधार ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आधार, अकाउंट और मोबाइल इसने किया, लेकिन आधार उसमें रोल प्ले कर रहा था ना। अब इंडिया में किसको वैक्सीन लगी है, किसको नहीं लगी है, किसको सर्टिफिकेट मिला है, किसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, किसने बताया? कोविन ने बताया। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें क्या कराती हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ध्यान रखिएगा, बस कुछ टर्म आपको ध्यान में रख रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है उनको बोला था डिजिटल गुड सर्विसेज। डिजिटल गुड सर्विसेज बोलते हैं। अब ये क्या है? आधार क्या है? ये एक डिजिटल गुड है। क्या है ये एक डिजिटल गुड है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डिजिटल पब्लिक गुड है। तो ऐसी चीजें जिसके जरिए से लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। अब ये सरकार ने बनाया तो पब्लिक गुड है, अब ये डिजिटली है तो डिजिटली पब्लिक गुड है। तो ये न्यूज़ क्या है? अब ये तो हो गया, हमने डीपीआई समझ लिया और डीपीजी समझ लिया। अब ये देख लेते हैं कि न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। हुआ क्या है कि बैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये वही बैंकिंग है जो कि बेसल नॉर्म्स को भी लॉन्च करती है। ध्यान रखिएगा, चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ। अभी क्या है इसके बारे में हम देख लेंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक प्रोग्राम है जिसको डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बोला है। डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है, इसको इंडोर्स किया है। क्या क्या है? इसको इंडोर्स किया है। अब डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर एग्जैक्टली है क्या, इनकी एक डेफिनेशन देखेंगे, उसको मैं फिर अपनी लैंग्वेज में बता दूंगा। इट इज़ अ जॉइंट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है जिसका मेन पर्पस क्या है कि डेटा गवर्नेंस की अप्रोच को इम्प्रूव करना। अब डेटा गवर्नेंस की अप्रोच को इम्प्रूव करना इसका मतलब है इट क्रिएट अ डिजिटल फ्रेमवर्क दैट अलाउ यूजर टू शेयर देयर डेटा ऑन देयर ओन टर्म्स थ्रू थर्ड पार्टी एंटिटी कंसेंट मैनेजर। अब देखो मेन मसला क्या है इसका, देखो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर भी अपना कुछ ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, है ना, आपने ऑनलाइन जैसे अमेजोन से आपने कुछ शॉपिंग की, तो आपका डेटा कहाँ पे अवेलेबल है? अमेजोन के पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म वो डेवलप कर रहा है या डेवलप कर लिया कि इसके ज़रिए से अगर आप चाहो तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके पास स्टोर करा सकते हो, और अगर आपका मन नहीं है तो आप ना भी कराओ, कोई हर्ज नहीं है। तो आप क्या है, आप हो, एक तरफ गवर्नमेंट है और तीसरी तरफ कौन है? ये संस्था है। तो आपका डेटा ये थर्ड पार्टी के पास स्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये
आपके ऊपर अधिकार है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है डीईपीए को? बिकॉज आपको पता होगा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। इसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी भी है, हमारा अधिकार है कि मेरे अधिक कोई भी इसको यूज़ करे या ना करे। तो डीईपीए क्या है? ये एक तरीके का एक पब्लिक प्राइवेट का एक पार्टनरशिप है जो कि डिजिटल गवर्नेंस की अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब इसका मेन पर्पस क्या हो रहा है? इसका मेन पर्पस है कि किसी भी पर्सन का पर्सनल डेटा है, वो डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास बिना उस यूज़र की इंफॉर्मेशन के स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टोर नहीं किया जा सकता। अब एक दो लाइनें और भी लिखी हुई, इसको भी देख लीजिए कि डीपाज फर्स्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन इन फाइनेंशियल सेक्टर, इट इज बीइंग टेस्टेड इन हेल्थ सेक्टर एज वेल। अब क्या है, डीपा जो है वो पहला फाइनेंशियल सेक्टर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसके बाद इसको हेल्थ सेक्टर में भी देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं ये फाइनल लेयर ऑफ इंडिया स्टेक है। ये इंडिया स्टेक की फाइनल लेयर की तरीके से काम करेगी। अब इंडिया स्टेक क्या है? जैसे मैंने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका दूसरा नाम इंडिया स्टेक है। इंडिया स्टेक है। अब इंडिया स्टेक में बहुत सारी चीज़ें आ रही, जैसे मैंने आपको बताया था यूपीआई आती, आधार आता, कोविन आता, डिजी लॉकर आता, डिजी यात्रा आता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें एक लास्ट यही रह गया था कि भैया कि जो सब कुछ है, लेकिन ये डेटा जो जा रहा है डिजिटली, डेटा भी तो अवेलेबल होगा, उस पर प्राइवेसी का प्रोटेक्शन कैसे रखा जाए, इसके लिए डीईपीए आया। तो इसी वजह से इसको बोल रहे हैं कि ये इंडिया स्टेक का फाइनल लेयर है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, इंक्लूड हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? डीपीआई क्या होता है हम समझ गए, डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है ये समझ गए हम लोग, और इसी तरीके से फर्स्ट एप्लीकेशन हैज बीन फाइनेंशियल सेक्टर हो गई, डीईपीए भी समझ गए। अब यहाँ पर एक वर्ड और है, नजर में आ गया है, एपीआई। अब देखिए, ना ही इसको एक्सप्लेन किया गया है, ना ही इसका फुल फॉर्म दिया गया है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो आप घबरा ना जाओ। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। अब है क्या, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे आपका कोई डेटा है, वो किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, तो वो जो डेटा जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। सीमलेसली, एफर्टलेसली डेटा तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। और वो इनक्रिप्टेड डिक्रिप्ट कब होगा? जब वो इन्फॉर्मेशन पूरे तरीके से डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से मिल जाएगी। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एपीआई का मेन पर्पस क्या है। इट एनेबल्स सीमलेस एंड इनक्रिप्टेड फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन डेटा प्रोवाइडर एंड डेटा यूजर, कि जो लोग डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं और जो डेटा यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो डेटा शेयरिंग हो रही होगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। मतलब उसको आप ईजीएस्ट वे में पढ़ नहीं सकते। आपने भेजा होगा हेलो, आप लिखा होगा हेलो, है ना, और लेकिन जो मैसेज जो वहाँ पर स्टोर होगा वैसे लिख के आ रहा होगा हैश, ऐसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, इसको कोई रीड ना कर सके। इसलिए तो एपीआई का मतलब क्या है कि एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म है जो कि इनक्रिप्टेड डेटा प्रोवाइड कराता है सीमलेसली, एफर्टलेसली, किसके बीच में? डेटा प्रोवाइडर और डेटा यूजर के बीच में। व्हाट इज डीपीआई, व्हाट इज डीपीजी, व्हाट इज डेपा, ये सब आप चीज़ें जान चुके हैं, सब कुछ डी है। अब इसमें आप लोग ये चीज़ ये देख लीजिएगा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, इसको पढ़ लेंगे आपका समय बचेगा। बाकी इसमें अगर आप पढ़ने पर चलेगा तो परेशान हो जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं इसको देखने की। नेक्स्ट है की रिपोर्ट्स इन न्यूज़, कौन कौन सी है? अगेन ये न्यूज़ है, किसने पब्लिश की है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट पब्लिश की कि हम लोग कैसे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर करें, उसके बारे में है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अगेन ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही पब्लिश की है कि वर्ल्ड में कौन से ग्लोबल रिस्क हैं, जैसे इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये मेन रिस्क हैं जो कि थ्रेट करते हैं इंडिया में। कौन कौन से, ये सब चीज़ें दी हैं, किसने पब्लिश की है ये जानना ज़रूरी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की है। ध्यान रखिएगा, चाहे बहुत इंपॉर्टेंटली वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, या भी अलग अलग IMF हो, और भी जो संस्थाएं, ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती हैं इनकी बेंचमार्क रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए। और मैं बता चुका हूँ कि इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से आप पढ़ोगे। एक शंकर IAS की एक मैगज़ीन आती है, शंकर IAS की एक मैगज़ीन आती है या IAS पार्लियामेंट के नाम से, उसकी पूरी मैगज़ीन होती है जिसमें पूरी रिपोर्ट मेंशन होती है, पूरी एक मैगज़ीन आती है वो पूरी रिपोर्ट्स के ऊपर ही है।
तो उसमें क्या क्या रिपोर्ट में दिया गया पूरा डिटेल में ही नहीं जाना, सिर्फ ऊपर की रिपोर्ट क्या है, कौन पब्लिश करता है और जो करंटली जो न्यूज़ में थी कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा हो उसके बारे में बस ध्यान रखना। शंकर आईएएस की होती है, आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, अगेन यूएन डेसा इसको पब्लिश करता है अनकटार के साथ मिलकर, देख लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ऐसा मत सोच लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश कर रहा है, इसको आईएमएफ पब्लिश कर रहा है, ठीक है। अदर रिपोर्ट आईएमएफ की क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगेन नेक्स्ट है मिसलेनियस में देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक चल रहा है कि सेंट्रल कमेटी ऑन फार्मा मार्केटिंग, कितनी बार याद करोगे, एक कमेटी बनाई गई कि फार्मा के मार्केटिंग किस तरीके से किया जाए, कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वर्बली देख सकते हो, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है डीसिप, डीसिप डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखिए कोई भी देश में कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर वो कोलैप्स किए तो सबको दिक्कत में आ जाएगी, और ऐसे बैंकों को डीसिप बोला जाता है। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक उन बैंक को बोला जाता है कि अगर वो गिरे तो कहीं ना कहीं देश में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और भारत में अभी डीसिप कितने, 3 हैं, पहला एचडीएफसी, दूसरा आईसीआईसीआई और तीसरा है एसबीआई। ये 3 बैंक आपके डीसिप में। कौन इनको डीसिप का रेटिंग देता है, आरबीआई देता है। कब ये डीसिप कहलाएंगे कि इनकी जो आपकी देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन ऑर्डर टू बी लिस्टेड एज डीसिप अ बैंक नीड्स हैव एसेट्स दैट एक्सीड 2% ऑफ नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी का 2% से ज़्यादा इनकी एसेट होनी चाहिए, तब उसको हम लोग डीसिप बोलते हैं। और अगर ये बैंक के साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। और क्या पैरामीटर होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर इनको डीसिप दिया जाता है, वो कितना बड़ा इनका साइज़ है, मतलब कि बैंकिंग की कैपिटलाइजेशन क्या है, इंटरकनेक्टनेस कितनी है, ग्लोबल एक्टिविटी कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, इन सब पैरामीटर को देख के आरबीआई किसी को भी डीसिप का तमगा देती है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, अगेन एसएनपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देता है। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्ड हाईएस्ट आउटपुट, इस रिपोर्ट के आधार पर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने हाईएस्ट रिकॉर्ड इसमें पब्लिश किया है। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है मंथली, ये मंथली सर्वे के बाद लिया जाता है ऑफ डिफरेंट कंपनी, ध्यान रखिएगा डिफरेंट कंपनीज के सर्वे के बाद इसको लॉन्च किया जाता है पर मंथ। ये मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ सर्विसेज सेक्टर में भी आता है, ध्यान रखिएगा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये सर्विसेज में भी है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी आता है। इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 100 तक के बीच की रेटिंग दी जाती है। अगर जाहिर सी बात है कि 50 के अंदर रेटिंग आ रही है तो ये इसका मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। अगर 50 के प्लस आती है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर 50 आ रही होती है तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है, पब्लिश बाय जापानीज फर्म निकी बट कंपाइल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय मार्केट इकोनॉमिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ इकोनॉमिक पीटी 365 ऑफ अपडेटेड मटेरियल। अगेन 2-3 चीज़ें मैं इसमें पर्सनली बोल देना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन में डाइव इन करिए। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। इकोनॉमिक्स का अभी अपडेटेड वाली जब आएगी तो उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। 2-3 चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, पहली बात कि अपने करंट अफेयर के ऊपर कमांड रखिए। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपनी गांठ बना लीजिए। टेस्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। टेस्ट का सिर्फ एक पर्पस होता है, वो होता है कि 2 घंटा आप दिमाग कैसे यूज़ करते हो। कितने नंबर आ रहे हैं मैटर नहीं करता, कितना स्कोर आप कर रहे हो मैटर नहीं करता, कितना आप उससे पढ़ पा रहे हो मैटर नहीं करता। बर्डन लेने से अच्छा है कि उस वाइब्रेशन के ऊपर चलो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अब हमको नहीं पता कि हमारी वाइब्रेशन क्या, विजन आईएएस को यूपीएससी की वाइब्रेशन नहीं पता, भाई किसी को नहीं पता, बिकॉज अब की बार किसी ट्रेंड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगली बार किसी और ट्रेंड पे क्वेश्चन आएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू रिलाई ऑन यूपीएससीज वाइब्रेशन। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करिए। एटलीस्ट 2013 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन हैं वो डिकेडेड होने चाहिए। अगर आप लोग को ज़रूरत लगेगी तो मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के चीज़ों को मैं डिकोड करूंगा, ठीक है। अगर ज़रूरत लगी, मेरे पास वक्त मिलता है। फिलहाल
इस पर ध्यान रखिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से अच्छा अपने माइंड के ऊपर फोकस करिए, रिलैक्स रहिए। जितना आपने पढ़ा इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन। बस उसको प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है। बी कॉन्फिडेंट एंड बिकॉज यू आर द लेजेंड।